नमस्कार। आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड। आइए दोस्तों सुनते हैं डॉक्टर पुष्पा सक्सेना जी की लिखी कहानी उसका सच। बाई आंटी और गाइड अंकल को हम बचपन से देखते आए थे। बाई आंटी जहाँ से आई थीं वहाँ स्त्रियों के लिए बाई सम्मान सूचक शब्द होता था, इसलिए अम्मा उन्हें बाई और हम उन्हें बाई आंटी पुकारते थे। हमारे लिए बाई आंटी एक शापग्रस्त राजकुमारी थी और गाइड अंकल वह राक्षस जिसने उन्हें जबरन अपनी कैद में रख लिया था। उस बेमेल जोड़े को देख सब ताज्जुब करते थे। क्या सोच मेम सी गोरी चिट्टी सुंदर बाई जी को उनके माँ बाप ने काले मोटे भूत से गाइड साहब के साथ बांध दिया था। एक दिन अम्मा से जब वही बात पूछी तो उन्होंने जोरों की डांट लगाई थी। क्या रंग रूप ही सब कुछ होता है? असली चीज आदमी का दिल होता है। गाइड साहब का सोने का दिल है। खबरदार जो फिर कभी उल्टी सीधी बात की, समझ गई ना? अम्मा की डांट ने दोबारा फिर वही सवाल भले ही न पूछने दिया था, पर अंतर में वह प्रश्न हमेशा उमड़ता घुमड़ता रहा। इन सब के बावजूद क्रिसमस के दिन हमें गाइड अंकल की सुबह से प्रतीक्षा रहती थी। उस दिन ढेर सारे फल मिठाइयों की टोकरी के साथ बड़ा सा केक लाते गाइड अंकल हमें किसी देवदूत से कम नहीं लगते। उनके आते ही हम उन्हें हैप्पी क्रिसमस अंकल की बौछारों से भिगो डालते। अपने इर्द गिर्द जमा बच्चों को देखते ही उनके चेहरे पर स्नेहिल मुस्कान बिखर जाती। हमारी मनपसंद टॉफियाँ पॉकेट से निकालते हंसते हुए हमें थमाते जाते। ये लो मुन्नी तुम्हारा लॉलीपॉप, और ये रहा मिल्क चॉकलेट हमारे अनुज बेटे के लिए। उस उम्र में हम कभी सोच भी न सके जो गाइड अंकल हम बच्चों पर जान छिड़कते थे, उनका अपना घर बिन बच्चों के कितना सूना था। गाइड अंकल और बाई आंटी हमारे घर के हर सुख दुख में शामिल थे, पर दादी के कारण उनकी पहुंच घर के बाहर तक ही थी। उनके आने पर उन्हें अलग रखी प्लेटों में ही नाश्ता दिया जाता। बाई आंटी ने जानकर भी शायद उस बात को हमेशा अनदेखा किया था। अपने दो कमरों के छोटे से घर को बाई आंटी ने ऐसा सजा रखा था कि हम मुग्ध देखते रह जाते। गाइड अंकल के बनाए कागज के गुलाबों के लिए न कभी हमारी फरमाइश खत्म होती, न उनके हाथ हमारे लिए फूल बनाते थकते। अपनी फरमाइशें पूरी कराते हम सोच भी नहीं पाते कि हमने उनका पूरा दिन अपने नाम करा लिया था। गाइड अंकल का सामान खरीदने बिकवाने की दलाली का काम उन दिनों जोरों से चल रहा था। अपना सामान बेचकर अंग्रेज परिवार अपने देश वापस जा रहे थे। उन दिनों उनके प्रति लोगों के मन में द्वेष भाव भले ही रहा हो, पर उनके सामान के लिए हिंदुस्तानियों के दिल में बहुत मोह था। मोहल्ले का शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहां गाइड अंकल की मदद से कोई फर्नीचर, सजावटी सामान, पर्दे गलीचे या क्रॉकरी ना आ गई हो। उन चीजों को बिकवाने के लिए उन्हें अंग्रेजों से अच्छा कमीशन मिल जाया करता था। सामान बिकवाने में गाइडेंस के कारण ही अंग्रेजों ने उन्हें मिस्टर गाइड का खिताब दिया था। बाद में यही नाम उनका परिचय बन गया था। उन दिनों उनके घर रोज चिकन मीट पकता था। हमारे घर में उनके लिए अलग बर्तन रखे जाने का एक यह भी कारण था। अम्मा और दादी मीट देख भी नहीं सकती थी। अम्मा जब अचानक ज्यादा बीमार पड़ गई तो हम सब घबरा गए थे। उस वक्त बाई आंटी ने पूरे घर और अम्मा को संभाला था। रात भर अम्मा के माथे पर पानी की पट्टी बदलती बाई आंटी न जाने कब अपने घर के काम निपटाती। दीनू की माँ से हमारे लिए चाय नाश्ता बनवा अम्मा की तरह प्यार से खिलाती थी। अम्मा के किचन में उनका प्रवेश निषिद्ध था, पर उन्होंने कभी इस बात का बुरा नहीं माना। अगर मन में कभी बुरा लगा भी तो कभी जाहिर नहीं किया। अम्मा की उस बीमारी में भी बाई आंटी ने लक्ष्मण रेखा नहीं लांघी। अब सोचती हूँ तो समझ में नहीं आता, अपने लिए किसी की घृणा को भी क्या उस तरह मान दिया जा सकता है? क्या वह इसी धरती पर जन्मी थी? अम्मा के पानी मांगने पर वह हम में से किसी को पुकारती थी। खेल छोड़कर आने पर हमारी झुंझलाहट स्वाभाविक ही होती। भला यह भी कोई बात हुई? सारा काम कर सकती हैं, अम्मा के मुंह में दो बूंद पानी नहीं डाल सकती। हम झुंझलाते, नहीं डाल सकती बिटिया, वरना तुम्हारी अम्मा का धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। अपनी मजबूरी वह किस आसानी से बता जाती। बाई जी और गाइड साहब क्रिश्चियन थे। हम बच्चों ने उनकी बाजार से लाई मिठाई मेवा खूब खाई, पर उन्होंने हमेशा यह ध्यान रखा उनके घर में पकाया खाना हम कभी न चखें। हालांकि बाई आंटी अपने घर में बहुत अच्छा खाना बनाती, पर हमें उसका अंश भी नहीं देती। कभी उनकी कंजूसी पर बेहद गुस्सा आता।
अपने लिए इतना अच्छा खाना बनाती हैं, हमारे लिए रद्दी केक बाजार से लाती हैं। हम आपसे नहीं बोलेंगे। नन्ही कविता को गोद में उठाती बाई आंटी की आंखें भर आती। नहीं बिटिया रानी, हम तो तुम्हारे लिए बाजार से सबसे बढ़िया केक लाए हैं। ये हमारा खाना तो एकदम खराब है। देख लेना जो हम इसे मुंह में भी डालें। शायद बाई आंटी उस दिन सचमुच खाना नहीं खाती थी। उम्र की सीढ़ियां फलांगते हमारे जीवन में बाई आंटी और गाइड अंकल का महत्व कम होता गया। हमारे साथ अम्मा की भी व्यस्तताएं बढ़ती गईं। बड़ी दीदी की शादी, फिर भैया का विवाह, निपटाती अम्मा से बाई कब कहाँ छूट गईं, पता ही नहीं चला। शादी ब्याह के मौकों पर पुराने विचारों वाले परिवार के सामने बाई आंटी का प्रवेश निषिद्ध सा था। कभी आ जाने पर अम्मा जैसे घबरा सी जाती। बड़ी ताई चचिया सास की तरेरती निगाहों से वह डर जाती। जल्दी से उन्हें किसी बहाने वापस भेज अम्मा चैन की सांस लेती। फिर भी चचिया सास बड़बड़ाती ही जाती। तुमने तो बहू हद ही कर दी। जात कुजात कुछ नहीं देखती, हमारा भी धर्म भ्रष्ट करोगी। अम्मा की विवशता बाई आंटी ने समझ ली थी, इसलिए बड़ी दीदी की शादी में साड़ी का पैकेट दूर से थमा वापस चली गई थी। अम्मा खाने के लिए आग्रह ही करती रह गई थी। बड़ी दीदी की शादी के बाद घर में सन्नाटा छा गया। बीए के लिए मुझे लखनऊ जाना पड़ा था। घर छोड़ते वक्त खूब रोई थी, पर कॉलेज के जीवन ने जल्दी ही घर का बिछोह भुला दिया था। हॉस्टल की दुनिया ही निराली थी। शुरू में रैगिंग का डर भले ही हावी रहा, बाद में अपने को एक बड़े भरे पूरे परिवार का सदस्य बना पाया था। जूनियर्स की तकलीफ में सीनियर्स बड़ी बहन बन सहायता करती थी। कॉलेज हॉस्टल की दुनिया में ऐसी रमी कि अम्मा को खट डालने में भी देरी होने लगी थी। गर्मी की छुट्टियों में जब घर आई तो अम्मा ने उदास स्वर में कहा था, बाई को देख आना, बहुत बीमार है। बाई आंटी को देख बहुत बड़ा धक्का लगा था। उनका सजा सवरा घर अस्त व्यस्त था। पहली दृष्टि में ही घर की विपन्नता स्पष्ट हो उठी थी। स्टील के चमचमाते बर्तन क्रॉकरी की जगह एल्युमिनियम के भगोने कढ़ाई थी। गाइड अंकल एल्युमिनियम के काले पड़े भगोने में खिचड़ी पका रहे थे। अंदर कमरे में टूटी बांध की खाट पर, मैली दरी और चादर पर कृष्णकाय बाई आंटी पड़ी थी। उस स्थिति में नमस्ते करने की भी याद नहीं रह गई थी। पीछे से गाइड अंकल आए थे। जरा पहचानो तो, देखो ये अपनी रागिनी बिटिया आई है। कौन रागिनी? इधर आ बेटी। ये आपको क्या हो गया है बाई आंटी? मेरा कंठ भर आया था। हाथ जोड़ उन्होंने ऊपर की ओर संकेत कर दिया। अचानक मेरी दृष्टि दीवार पर टूटे राम सीता के चित्र पर पड़ी थी। ये क्या? बाई आंटी तो हमेशा ईसा को पूजती थी, फिर आज? गाइड अंकल ने एक केन की कुर्सी खींच मुझसे बैठने को कहा था। ये सब कैसे हो गया? आंटी कब से बीमार है अंकल? मेरा बैड लक इसको खा गया बेटी। मेरा दुर्भाग्य आपको भी। छी, ये कैसी बातें करते हैं। अगर आप न होते तो 20 साल पहले ही खत्म हो जाती। मेरा दुर्भाग्य आपको भी। न जाने वे दोनों अपनी कौन सी पहेली बुझा रहे थे, पर एक बात जरूर थी, उन दोनों में अगाढ़ प्यार जरूर था। थोड़ी देर उनके पास बैठ भारी मन से घर लौट आई थी। अम्मा, गाइड अंकल और बाई आंटी को क्या हो गया? उनका घर तो एकदम बदल गया है। हाँ बेटी, सब कुछ बदल गया। बाई बेचारी को ये दिन भी देखने थे। अम्मा ने उसास छोड़ी थी। पर उनके पास तो बहुत पैसा था अम्मा। जितना कमाया उतना उड़ा दिया। दोनों ही के दिल बड़े थे। कभी सोचा ही नहीं कभी उनका काम खत्म भी हो सकता है। क्या गाइड अंकल का काम अब नहीं चलता अम्मा? एक तो उम्र का तकाजा, उस पर अब नीलामी माल खरीदने में किसको उतनी रुचि रह गई है। वो जमाना और था। बेचारे बहुत मुश्किल में हैं। उस पर बाई भी पड़ गई है। डॉक्टर बुलाने के लिए भी पैसे नहीं है। उन्होंने सारे मोहल्ले के लिए इतना किया, क्या हम सब मिलकर उनका इलाज नहीं करा सकते? उन दोनों का स्वाभिमान इस बात की इजाजत नहीं देगा। दूसरे का एहसान याद रखने वाले लोग दुनिया में कम ही होते हैं। बहती गंगा में हाथ धो, सब उन्हें अकेला छोड़ अलग हो गए मुन्नी। दूसरे दिन सुबह सूजी की खीर बना बाई आंटी के पास जा बैठी थी। गाइड अंकल ने आंखें मूंदे पड़ी बाई जी को पुकारा था। आंखें खोलो गौरी, देखो हमारी बिटिया तुम्हारे लिए क्या लाई है। बाई जी को उनके नाम से पुकारते गाइड अंकल को उसी दिन सुना था। मुश्किल से आंखें खोलती बाई आंटी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी। अब जल्दी से उठिए आंटी, ये खीर चखकर बताइए कैसी बनी है। मैं उन्हें खीर खिलाने को आतुर थी।
मेरी बेटी के हाथ का बनाया तो अमृत ही होगा। सिर्फ बातों से नहीं मानूंगी आंटी, खाकर बताना पड़ेगा। अंकल जरा इन्हें उठाइए तो। हाथ का सहारा दे हमने उन्हें तकिए के सहारे बैठा सा दिया था। चम्मच से खीर उनके मुंह तक ले गई तो उनकी आंखों से झरझर आंसू झरने लगे थे। ये क्या, आप रो रही हैं आंटी? गाइड अंकल ने आगे बढ़ प्यार से उनके आंसू पोंछे थे। अपनी नम आंखें छिपाने के लिए वे हमें अकेला छोड़ बाहर चले गए थे। तो कुछ देर तक तो बैठेगी ना बिटिया, मैं अपने काम निपटा कर आता हूँ। हाँ हाँ अंकल, आप आराम से जाइए, मैं हूं ना आंटी के पास। मुश्किल से एक दो चम्मच खीर गले से उतार बाई आंटी निढाल पड़ गई थी। उस जन्म में जरूर तू मेरी ही बेटी रही होगी। क्यों, इस जन्म में आपकी बेटी नहीं हूं? मैंने मान दिखाया था। इस जन्म की बेटी न जाने कहाँ होगी, कैसी होगी। उनकी आंखें फिर भर आई थीं। आपकी कोई बेटी है आंटी? उन्हें निरुत्तर पा मैंने जिद पकड़ ली थी। कहाँ है आपकी बेटी? इतने दिनों तक आप दोनों अकेले क्यों रहते रहे? बताइए ना आंटी। क्या बताऊं, कैसे बताऊं बेटी, उन बातों को दोहरा पाना क्या आसान है। न बताकर ही आपने अपनी ये हालत बना ली है बाई आंटी। जानती हैं, मन में छिपा कर रखी गई बात नासूर बन जाती है। ठीक कहती है बेटी, पर वे बातें दोहरा पाना आसान नहीं है बेटिया। आपकी बेटी हूं, अपना दुख दर्द मुझे सुना जरूर चैन पाएंगी। कोशिश तो कीजिए। जो सुनाऊं उसकी कहानी लिख सकेगी मुन्नी? बाई आंटी की आंखें हल्के से चमक उठी थी। पर मैंने तो कभी कोई कहानी नहीं लिखी आंटी। तब रहने दे, क्या करेगी सुनकर? जी चाहता है मेरी कहानी वह पढ़े, मेरे मन की बात जान ले। मेरी बेटी तो मेरा दुख समझेगी ना मुन्नी, मेरी कहानी लिखेगी मुन्नी। ठीक है आंटी, मैं आपकी कहानी जरूर लिखूंगी, पर वह छपेगी या नहीं इसका वादा नहीं कर सकती। मेरे लिए इतना ही काफी है बेटी, वरना इस दुनिया से जाने के बाद भी दिल का बोझ चैन नहीं लेने देगा। ऐसा क्या था आंटी? समझ लीजिए इस वक्त आपके पास आपकी बेटी ही बैठी है। अपना दायां हाथ उठा बाई आंटी ने मेरे हाथ पर रख दिया था। दो पल आंखें मूंद मानो वह शक्ति संचय कर रही थी। धीमे स्वर में उन्होंने अपनी कहानी शुरू की थी। उस दिन सुबह सुबह बा ने जगाया था। जल्दी उठ गौरी, घर में त्योहार है, तू घोड़ा बेच सो रही है। बाकी बात सुनते ही नींद गायब हो गई थी। अरे, आज ही तो गणेश चतुर्थी है। पिछले कितने दिनों से शारदा दीदी हमारे नृत्य का रिहर्सल करा रही थी। इस बार के समारोह में हमारे गरबा ग्रुप को सबकी वाहवाही पानी थी। जल्दी से नहा धो रंगोली सजाने बैठी थी। मेरी रंगोली हमेशा सबसे ज़्यादा सुंदर ठहराई जाती थी। आज भी मुझे ही बाजी जीतनी थी। बा तरह तरह के पकवान बनाने में व्यस्त थी। नृत्य के लिए बा ने मेरे लिए कीमती गुलाबी जरी काम का लहंगा सेट बनवाया था। लग रहा था कैसे जल्दी से रात आ जाए और मैं सितारों जड़ी अपनी चुन्नी ओढ़ गरबा करूं। आखिर वह क्षण आ ही गया। तारों भरे आकाश के साथ सितारों जड़ी ओढ़नी ओढ़े हम ढेर सारी लड़कियों के आगे चांद भी शर्मा गया था। नृत्य के बाद थाल भर मिठाइयाँ सबको मुझे ही देनी थी। उस दिन मैं गांव के जमींदार की लाडली बेटी नहीं, सबकी दुलारी बेटियां बन आशीष पाती थी। इस परंपरा को बापू ने शुरू किया था। सबसे आशीर्वाद पाना मेरा गौरव था। वहीं उस रात उसने मुझे देखा था। मिठाई के लिए न हाथ बढ़ाया न कुछ कहा, बस अपलक मुझे निहारता रह गया। संकोच से मैं मर ही गई थी। धीमे से कहा था, मिठाई लीजिए। मुझे मिठाई नहीं, मिठाई वाली चाहिए। धीमे से कहे उसके शब्दों पर मैं रोमांचित हो उठी थी। छी। हाथ का थाल पीछे खड़ी दासी को थमा घर के अंदर भाग गई थी। सांस धौंकनी सी चल रही थी। बार बार उसका सलोना मुखड़ा आंखों के आगे नाच रहा था। कौन था वह? पहले तो उसे कभी नहीं देखा। जब से 16 साल पूरे कर 17वीं में आई थी, बा मेरी शादी के लिए चिंतित हो उठी थी। उन्हें मेरा नदी सा उमड़ता रूप यौवन डराता था। कहीं ऊंच नीच हो गई तो खानदान की नाक कट जाएगी। और मैं थी कि खुली बछेरी सी इधर उधर डोलती रहती थी। सावन का झूला झुलाती सहेलियां गीत गाते गाते अचानक रुक गई थीं। क्या हुआ, गीत गाती क्यों नहीं? झूले की ऊंची पेंग पर चढ़ी मैं आसमान छू रही थी। खिलखिल हंसती सहेलियों ने पीछे की ओर इशारा किया था। अरे, ये तो वही था। न जाने कब कहाँ से आकर वह मुझे झुला रहा था। घबराकर ऊंची पेंग पर चढ़े झूले से नीचे कूद पड़ी थी। घुटने बुरी तरह छिल गए थे। आंखों में सावन उमड़ आया। सबसे पहले उसी ने आकर उठाया था। हाथ जोड़ माफी मांगी थी। घाव को इतने हल्के से सहलाया मानो उसके हाथ ने ही
सेमल की रोई हो। सहेलियां न जाने कब खिसक लीं, उसके कंधे पर सिर रख सिसक उठी थी। नहीं गौरी नहीं, इन आंसुओं के लिए जो चाहे सजा दे दे, कसम है जो उफ भी करूं। तुम मुझे क्यों परेशान करते हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इतना प्यार जिसमें सारे समंदर समा जाएं। पर मैं तुमसे नहीं करती। बा कहती हैं ये गंदी बात होती है। तुम्हारी बा गलत कहती हैं, वो तुम्हारे बापू को प्यार करती हैं, क्या ये गंदी बात है? बा की तो बापू से शादी हुई है। मैं भी तुमसे शादी करूंगा, उसने दृढ़ स्वर में कहा था। हमें ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। शर्मा कर हथेलियों में मुंह छिपा लिया था। फिर कैसी बातें अच्छी लगती हैं, वही करूंगा। वह हल्के हल्के हंस रहा था। कैसी भी नहीं। अपने को उसकी पकड़ से छुड़ा भाग गई थी। मेरे पीछे वह हंसता खड़ा रह गया था। बापू को अपने ब्राह्मणत्व का बहुत गर्व था। मेरा वर कुल गोत्र में ऊंचा ही होना चाहिए। इकलौती बेटी के लिए उनके न जाने कितने सपने थे। कोई प्रस्ताव उन्हें भाता ही नहीं था। उससे मेरी अक्सर मुलाकातें होने लगी थीं। सहेलियों को उसने न जाने कैसे मोहाविष्ट कर लिया था कि वे उसके गीत गाते न थकतीं। इन सब के बावजूद उससे मेरी शादी असंभव थी। कुल गोत्र आर्थिक स्थिति किसी भी तरह वह हमारे परिवार के बराबर नहीं बैठता था। बापू की जिद और क्रोध से पूरा खानदान डरता था। उनके सामने वह प्रस्ताव रखने की हिम्मत भी दुस्साहसी था। सब कुछ जानते हुए भी उसकी बुलाहट पर कोई न कोई बहाना बना मैं पहुंच ही जाती। बा को शिकायत होने लगी थी। अब मैं उनके पास रहते हुए भी सहेलियों के पास पहुंचने को व्याकुल रहती। बापू ने मेरे लिए घर वर की जोरों से तलाश शुरू कर दी थी। उस दिन घर में खूब तैयारियां हो रही थीं। बा उमगी उमगी घर सजाने में व्यस्त थी। मुझे अच्छे कपड़े पहन तैयार होने को कहा गया था। मेरे विस्मय पर बा ने प्यार से माथा चूम लिया था। मुंह लगी दासी कन्या ने कान में फुसफुसाया था। अरे दीदी रानी, आज आपके वो आ रहे हैं, समझ गई ना? मैं सुन्न पड़ गई थी। अब क्या होगा? उससे बिछुड़कर तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। बा से थोड़ी देर के लिए अपनी सहेली राधा से मिलाने का बहाना कर घर से बाहर आ सकी थी। पूरी बात सुनते ही वह गंभीर हो गया था। आज हमारे इम्तिहान की घड़ी आ गई है गौरी। अब इसी पल तुम्हें मुझे या अपने परिवार में से एक को चुनना है। बोलो, तुम्हारा क्या फैसला है? मुझे मौन खड़ा देख वह नाराज हो गया था। अगर मुझे पता होता तुम्हारे मन में मेरे लिए इतनी सी भी जगह नहीं, तो बहुत पहले ही ये गांव छोड़ कहीं दूर चला गया होता। मैंने तुम्हारे प्यार में धोखा खाया है गौरी। नहीं नहीं, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकती। तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं रो पड़ी थी। ठीक है तो चलो, अभी इसी गांव को छोड़ कहीं ऐसी जगह चले जाएंगे जहां हमें कोई ना खोज सके। चलोगी गौरी? तुम बापू को नहीं जानते, वे हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अपने मान सम्मान के लिए उन्हें किसी की चिंता नहीं है। मेरे साथ डरने की जरूरत नहीं है गौरी, मुझ पर विश्वास है ना? पर हम कहाँ जाएंगे? पर वर के लिए अब टाइम नहीं है। या तो अभी मेरे साथ चलो, वरना समझ लेना मैं तुम्हारे लिए मर चुका हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। कांपते स्वर में मैं इतना ही कह सकी थी। उसने एक भरपूर नज़र मुझ पर डाली थी। आने वाले अतिथियों को दिखाने के लिए बा ने ढेर सारे गहने पहनाए थे। नए कपड़ों में मैं शायद ज़्यादा ही सुंदर लग रही थी। तो चलो, एक पल की देरी भी ठीक नहीं। मेरा हाथ पकड़ वह चल दिया था। उसके घर में दूसरा था ही कौन जिसके लिए वह सोचता, जिससे कुछ पूछता। निपट अकेले बचपन काट, जवानी की दहलीज पर मेरा साथ उसे मिला था। दूसरों की दया पर आश्रित बचपन जवानी के आते ही फुफकार कर उठा था। उसे वो पराश्रयी जिंदगी नहीं जीनी थी। गांव के मुखिया से लड़ ऊपर तक जा पहुंचा था। दूसरों के कब्जे से अपनी जमीन छुड़ाकर ही उसने दम लिया था। उसके जीवट की सब तारीफ करते थे। आज उस जमीन का मुंह छोड़ वह उसके साथ अनजान पथ पर चल दिया था। रेलगाड़ी में बैठते ही मेरा मन बा और बापू के लिए हाहाकार कर उठा था। न जाने उनसे ये सदमा कैसे झेला जाएगा। आंखों से आंसू की धार बह चली थी। आसपास के मुसाफिर चौंक गए थे। तभी उसने बात बनाई थी। शादी के बाद पहली बार माँ का घर छोड़ा है, इसलिए माँ की याद आ रही है। दो चार स्त्रियों ने मुझे ढाढ़स भी बधाया था। अरे लड़की की जात को ये दुख झेलना ही पड़ता है। कहीं जन्म ले, कहीं और जा बसे। धीरज धर बेटी, बाद में यही पराया घर अपना लगने लगेगा। रेलगाड़ी की लंबी दो रातें बिता हम इलाहाबाद के पास फूलपुर पहुंचे थे। उसके पास जो पैसे थे उनसे दो चार दिन धर्मशाला में कट गए। उसके बाद गहनों का नंबर आया। इस बीच धर्मशाला के चौकीदार की मदद से एक सेठ के यहाँ उसे पहरेदारी का काम मिल गया।
जिंदगी चल पड़ी थी। कभी अपने घर की याद कर खूब रोती, पर जीवन के अभावों पर कभी नहीं रोई। कुछ दिनों से पड़ोस की कोठरी में एक क्रिश्चियन परिवार आकर रहने लगा था। पुरुष एकदम काला भुज और पत्नी एकदम जैसे परी कन्या। हम दोनों उस बेमेल जोड़ी पर खूब हंसते। पुरुष अपनी पत्नी की हर मांग पूरी करने में ही जीवन को सार्थक करता। पत्नी भी उसके आते ही फरमाइशों का पिटारा खोल डालती। बेचारा थका मांदा पति फिर फरमाइशें पूरी करने में जुट जाता। उन्हें देख मोहन मुझे बाहों में ले खूब प्यार करता, अपने भाग्य को सराहता जो उसे मुझ जैसी पत्नी मिली थी। कुछ दिनों से सुबह सुबह मितली आती देख वह मुझे डॉक्टर के पास ले गया था। डॉक्टरनी ने मुस्कुराते हुए बधाई दी थी। अब तुम बाप बनने जा रहे हो, इसकी अच्छी तरह देखभाल करना। खुशी से भर उसने मुझे ऊपर उठा लिया था। उन 9 महीनों उसने मुझे फूल सा रखा था। पारो का जन्म हम दोनों के लिए बहुत शुभ सिद्ध हुआ था। सेठ ने उसे तरक्की देकर अपना खास बॉडीगार्ड बना लिया था। तनख्वाह बढ़ जाने से घर में भी खुशहाली आ गई थी। रेडियो पर आने वाले फिल्मी गीत सुनने हमारी पड़ोसी ट्रेसा भी आने लगी थी। रेडियो के गीतों पर नाचती ट्रेसा नन्ही पारो को गोद में उठा उसे भी चक्कर खिलाती जाती। खिलखिल हंसती पारो का मुंह चूमती ट्रेसा अपने को भूल जाती। ट्रेसा हमें बहुत अपनी लगने लगी थी। घर वालों से बिछुड़ वह मेरी बहन बन गई थी। मुझे दीदी पुकारने के कारण मोहन उसका जीजा बन गया था। जीजा साली की नोक-झोंक पर हम खूब हंसते। जिंदगी आराम से गुजर रही थी। कभी बा और बापू बहुत याद आते। जी चाहता उन्हें खत डाल माफी मांग लूं, पर बापू का डर आड़े आ जाता। कहीं यहाँ पहुंच उन्होंने मोहन को कुछ कर दिया तो। सोचती थी एक बार अकेली पारो को ले उनके पास अचानक पहुंच पांव पड़ माफी मांग लूंगी। नातिन का मुंह छोड़ पाना क्या आसान होगा। पारो 1 साल की हो गई थी। ट्रेसा की तो वह जान ही थी। अक्सर अनजान लोग उसे ट्रेसा की बेटी समझने की भूल कर बैठते। ट्रेसा का मुंह गर्व से चमक उठता। दीदी ये तुम्हारी बेटी मैं ले लूंगी, समझी? अपने लिए एक और बेटी ले आओ। मुझसे एक और बेटी लाने को कह रही है, अपने लिए क्यों नहीं ले आती? ला सकती हूँ, बशर्ते वह पारो जैसी गोरी सी गुड़िया हो, अपने बाप से भूतनी नहीं। छी, पति को भला ऐसे कहा जाता है? कितना प्यार करते हैं वह तुझे। बड़ी बहन की तरह उसे समझाती और वह हंसती रहती। उस साल इलाहाबाद में कुंभ मेला लग रहा था। दूर दूर से तीर्थयात्रियों से भरी रेलें इलाहाबाद पहुंच रही थीं। बापू हमेशा कुंभ मेले पर गंगा स्नान के लिए इलाहाबाद जाया करते थे। मन में बार बार आता, क्या पता बापू और बा से वहीं मिलना हो जाए। उत्सुकता से मैं कुंभ स्नान की प्रतीक्षा कर रही थी। पारो के लिए मेले में पहनने के लिए नई फ्रॉकें खरीद कर रख ली थी। उसे देख बापू बा कितने खुश होंगे। कल्पनाओं में डूबी ये नहीं सोच पाती थी कि हजारों लाखों लोगों में बापू बा से मिल पाना क्या संभव होगा। गंगा स्नान के लिए जाते समय ट्रेसा भी हमारे साथ जाने को तैयार थी। मोहन ने चिढ़ाया था, अगर गंगा में डुबकी लगा ली तो हिंदू बनना होगा, बोलो है मंजूर? क्यों, क्या मैं हिंदू नहीं हूँ? ये देखो, अब तो मैं सिंदूर भी लगाती हूँ। मोहक मुस्कान के साथ कही उसकी बात पर मैं चौंक उठी थी। इतने बड़े परिवर्तन पर मेरी दृष्टि भी नहीं पड़ी थी। कब उसने मांग भर सिंदूर लगाना शुरू कर दिया था। क्यों, उतनी बड़ी बात मैं देख भी न सकी। एक कांटा सा गड़ा महसूस किया था मैंने। इधर साली जीजा की नोकझोंक, हंसी मजाक कुछ ज्यादा ही होने लगा था। ठीक है, आज घर लौट कर बात करनी ही होगी। उत्साह कम हो गया था, पर मेले में तो जाना ही था। मेले की रौनक में मन का अवसाद छट सा गया था। पिता के कंधे पर चढ़ी पारो ताली बजा हंस रही थी। गंगा में डुबकी लगा पास के हनुमान मंदिर में प्रसाद चढ़ाने अकेले ही जाना पड़ा था। मंदिर के भीतर जाने को ट्रेसा तैयार नहीं थी। उसके साथ मोहन को भी बाहर रुकना पड़ा था। भीड़ में पारो को साथ ले जाने की बात ही बेकार थी। उन दोनों को साथ छोड़ते न जाने क्यों अच्छा नहीं लग रहा था। जल्दी जल्दी पूजा कर बाहर आई थी। पूरे समय भगवान के ध्यान के साथ उन दोनों का साथ याद आता रहा। बाहर वे कहीं नहीं थे। आंखें फाड़ फाड़ कर चारों ओर देखती मैं पागल हो रही थी। पारो का नाम ले पागलों की तरह दौड़ते देख मेले के स्वयं सेवकों ने पुलिस केंद्र तक पहुंचा दिया था। पूरी बात सुन पुलिस अधिकारी हंस पड़े थे। बच्ची के साथ उसका बाप है, फिर भी आप डर रही हैं। हमारी जीप आपको घर पहुंचा देगी। बच्ची के साथ आपके पति वहीं पहुंच जाएंगे। आप बेकार परेशान हो रही हैं। धक धक करते दिल के साथ घर पहुंची थी। बंद दरवाजे का ताला देख फिर रो पड़ी थी। तसल्ली दे पुलिस वाले चले गए थे। दोपहर से रात हो गई।
पर आने वालों का पता नहीं। देर रात ट्रेसा के पति आए थे। उनका काम ही ऐसा था कि वह जल्दी घर नहीं लौट पाते, इसलिए ट्रेसा का ज्यादा समय हमारे साथ बीतता था। सब देख सुनकर वह भी घबरा गए थे। अपने कमरे का ताला खोलने के काफी देर बाद वे फिर आए थे। हताशा निराशा उनके चेहरे पर लिखी हुई थी। अब उनकी खोज करना बेकार है, वे दोनों चले गए, हमेशा के लिए। सिर पकड़ वे पास पड़ी कुर्सी पर लुढ़क गए थे। आवाक में उनका मुंह ताकती रह गई थी। ये क्या कह दिया उन्होंने? सारे जेवर और नकदी के साथ। ट्रेसा उसके साथ चली गई। साथ में ले गई थी मेरा खून, मेरे जिगर का टुकड़ा पारो। पारो, पारो। चीख कर मैं जमीन पर गिर पड़ी थी। दिन और रातें कैसे बीती याद नहीं। इतना जरूर था, ट्रेसा के पति साइमन साया बनकर हर वक्त मेरे आसपास बने रहते। उन्हीं ने जबरन मौसम्मी का रस मुंह में डाल मुझे जीवित रखा था। होश में आने पर चारों ओर घना अंधेरा था। बापू के साथ उस स्थिति में नाता जोड़ पाना असंभव था। जहर खा मर जाना चाहा था, पर हमेशा शांत रहने वाले साइमन उस दिन दहाड़ उठे। किस लिए मरना चाहती हो? कोई दो बूंद आंसू बहाने वाला भी है? ऐसी भी क्या मौत जिस पर कोई न रोए? मैं तुम्हें यह मौत नहीं लेने दूंगा। अवाक उनका मुंह ताकती रह गई थी। तुमसे कभी कुछ नहीं चाहूंगा, पर क्या हम दो दोस्तों की तरह जिंदगी नहीं काट सकते? इस जिंदगी का बोझ अकेले ढो पाना मुझसे नहीं होगा। हाथों में चेहरा ढाप व सिसक रहे थे। अपने को संयत कर उन्हें संभाला था। वह शहर छोड़ हम यहाँ आ बसे। पुश्तैनी मोटर पार्ट्स का बिजनेस छोड़ साइमन मोटर कार बिकवाने वाले दलाल बन गए। मेरे लिए पक्की वैष्णवी रसोई की व्यवस्था कर, उन्होंने संकोच से कहा था। मैं बाहर खाना खा लिया करूंगा, आपके लिए जरूरी सामान मंगवा दिया है। वाह, ऐसे निभाएंगे दोस्ती? और हाँ, अपनी दोस्ती की शुरुआत हम जश्न मनाकर करेंगे। साइमन का ताज्जुब ठीक ही था। हमेशा की शांत गौरी उस दिन पहचानी नहीं जा सकती थी। जिद करके मैंने उस दिन चिकन पकाया था। साइमन परेशान दिख रहे थे। उन्हें खाना परोस अपने लिए परोसा था। प्लेट में चिकन डालते देख वह असहज हो उठे थे। ये क्या, आप तो वेजिटेरियन हैं, प्याज भी नहीं खाती? फिर तू समझ सकती है बेटी, वो क्षण कितना कठिन रहा होगा। वर्षों के संस्कार आस्था मिटा पाना क्या सहज होता है? सच कहूं तो उस वहशी पल ऐसा लगा था, वैसा कर मानो मैंने मोहन से अपना बदला ले लिया था। उसे अपने जीवन से दूर ढकेल, उसके साथ सारे रिश्ते तोड़ अपने को मुक्त कर लिया था। अचानक वह बेहद थक गई थी। एक घूंट पानी देगी मुन्नी? कहानी तो पूरी कर दूं। दो घूंट पानी गले से नीचे उतार, जैसे उन्होंने शक्ति पाली थी। धीमे धीमे अपनी बात वह कहती गई थी। सच तो ये है मुन्नी, साइमन के साथ बस दोस्ती भर ही निभा सकी मैं। ट्रेसा ने जिस चेहरे से नफरत की वह कितना खूबसूरत है। काश वह जान पाती। फिर भी कभी अपने को उन्हें सौंप न सकी। ऐसा नहीं कि हमारे बीच कभी कोई कमजोर क्षण न आया हो, पर उस पल में बर्फ बनी रह गई। साइमन ने कभी जबरन अपने को मुझ पर थोपने की कोशिश नहीं की। शायद मुझसे ज्यादा वह मेरे मन को जानते हैं। एक बार कोशिश की थी उनका प्राप्य उन्हें दे दूं, पर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा था, तुम्हें साथ रखने में मेरा बहुत बड़ा स्वार्थ है, इसलिए कभी बदले में वो कुछ देने की कोशिश मत करना जो तुम मन से नहीं दे सकती। भीख मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे बोझ को ढोते रहने में उनका क्या स्वार्थ हो सकता है मुन्नी? शायद मेरी तरह वह भी ट्रेसा को भुला नहीं सके। उन दोनों की यादों के शव हम दोनों पूरे जीवन अपने कंधों पर ढोते रह गए। बस उनकी भावनाओं की मौत के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। मुन्नी क्यों नहीं उन्होंने किसी और का साथ चाहा? तो देख ही रही है, उम्र के साथ साइमन का काम कम होता गया है। हम दोनों ने जहाँ एक साथ एक दूसरे का दुख बांटा, वहाँ कुछ अच्छा समय भी साथ बिताया है। आज हम दोनों एक दूसरे के पूरक बनकर भी अधूरे रह गए हैं। गाइड अंकल आपको बहुत चाहते हैं आंटी। आप भी उन्हें इतना मान देती हैं। जीवन में इतना भी कितने लोगों को मिल पाता है। मैंने उन्हें तसल्ली देनी चाहिए थी। जाते जाते यही दुख तो मथ रहा है मुन्नी, साइमन को वो सब क्यों ना दे सकी जो उस धोखेबाज को दे बैठी। क्या हक था साइमन का जीवन व्यर्थ करने का? ऐसा क्यों सोचती हैं आंटी? आपने उनका साथ दिया है। आपके साथ इस घर में वह कितने खुश रहते हैं। कुछ न पाकर उन्होंने अपना सब कुछ मुझे दिया है मुन्नी। ट्रेसा के जाने के बाद वह वापस अपने घर लौट सकते थे, किसी और लड़की से शादी कर सकते थे, पर शायद मेरे प्रति ट्रेसा के अपराध का वह इसी तरह प्रायश्चित करते रहे। वह बहुत महान है। जानती है,
हमेशा वह मेरा मन पढ़ते रहे हैं। मेरी बीमारी में न जाने कब ईसा के चित्र की जगह मेरे राम और सीता का चित्र यहाँ लगा दिया। वे जानते थे, सब कुछ बदल जाने पर भी भगवान के प्रति अपनी आस्था में नहीं बदल सकी। मेरे अंतर्मन में हमेशा राम सीता ही मेरे आराध्य रहे। कुछ रुककर फिर उन्होंने कहना शुरू किया था, इस जाति बेला ऐसा लग रहा है पूरी जिंदगी अपने को धोखा ही देती रही। अनजाने अनचाहे साइमन को बहुत प्यार करती रही, पर मेरे संस्कारी मन ने कभी उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहा, न जुबान ने साथ दिया। आज बार बार यही लग रहा है, मेरे बाद कैसे जिएंगे वह, कौन है उनका। काश पारो जैसी एक बेटी उन्हें दे जाती तो छोड़ जाना आसान होता। उन्हें यूं अकेला छोड़ते, कलेजे में हुक उठ रही है मुन्नी। भाई आंटी रो रही थी। आप ऐसी बातें मत कीजिए आंटी, आप कहीं नहीं जाएंगी, कभी नहीं जाएंगी। उनके साथ मैं भी रो रही थी। अगर तेरी कहानी पढ़ कभी मेरी पारो तेरे पास आए तो उसे बता सकेगी ना मुन्नी, उसका पिता वो धोखेबाज नहीं, वह तो एक चोर है जो मेरी बेटी छीन ले भागा था। उसका पिता साइमन है, जिसने उसकी माँ को प्यार, सम्मान और संरक्षण दिया है। बता मुन्नी, मेरा ये काम कर सकेगी ना। मेरा उत्तर पाने के लिए बाई आंटी व्याकुल थीं। नम आंखों के साथ उनके हाथ की पकड़ से मुश्किल से अपना हाथ छुड़ा सकी थी। आपका काम जरूर पूरा करूंगी आंटी, आपकी कहानी जरूर लिखूंगी, जरूर लिखूंगी। दृढ़ शब्दों में अपनी बात दोहराती घर वापस आई थी। पूरी रात सोते जागते शायद सुबह गहरी नींद सो गई थी। भाई आंटी के मन की बात गाइड अंकल को बताने का निश्चय कर मन हल्का हुआ आया था। अम्मा के झकझोरने पर चौंक कर उठी थी। उनकी आवाज बेहद घबराई हुई थी। उठ मुन्नी, बाई हमें छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। क्या? कैसे अम्मा? कल शाम तो उन्हें ठीक ठाक छोड़कर आई थी। न जाने कब रात में दिल का दौरा पड़ा, डॉक्टर बुलाने की भी मोहलत नहीं दी बाई ने। जिंदगी भर सबकी सेवा की, पर जाते समय किसी को आवाज भी नहीं दी। गाइड साहब का बुरा हाल है। अम्मा रो रही थीं। पीछे से आती अम्मा की पुकार अनसुनी कर मैं भाई आंटी के घर की ओर दौड़ चली थी। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर पुष्पा सक्सेना जी की लिखी कहानी उसका सच।